नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम का चतुर्थ अंक लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, मृच्छकटिकम का चतुर्थ अंक अपने अवसान की ओर बढ़ता जा रहा है। विदूषक वसंत सेना से मिलने आया है। आठवां प्रकोष्ठ, भाई, माता, चेटी, इन सब के वर्णन के बाद अब वह वृक्ष वाटिका में बैठी हुई, उद्यान में बैठी हुई वसंत सेना की ओर बढ़ता है। चेटी निर्देश देती है विदूषक को कि आर्य एषा वृक्ष वाटिकायाम तिष्ठति, कि आर्य, हे आर्य, विदूषक, जो वसंत सेना जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं, वृक्ष वाटिका में बैठी है। वृक्ष वाटिका जिसके लिए हमने शब्द का प्रयोग किया है, हम आम भाषा में उद्यान कह लें, गार्डन कह लें, पार्क कह लें, जो भी हो। और तत्प्रविशतु आर्य, तो चले हम उसी वृक्ष वाटिका में चलते हैं। विदूषक प्रवेश करके देखता है, जैसे वृक्ष वाटिका में यानी उस गार्डन में प्रवेश करता है। बेसिकली आप उसको कहें तो हम इसको किचन गार्डन भी ना कहें, हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि वेल मेंटेन्ड पार्क कहें, जिसके एक एक चीज जो है अत्यंत सलीके से सजाया गया है, रखा गया है। और उसको देखते ही एक बार फिर से उसी बैक में चला जाता है विदूषक, जो कहता है आश्चर्यम भो, आश्चर्य है, आश्चर्य है, अहो वृक्ष वाटिकायाः सश्रीकता, अर्थात इस उद्यान की जो शोभा है आश्चर्यजनक है। कितना सुंदर उद्यान है। क्यों सुंदर है? अब एक एक चीज को देखिए कि अच्छरीति कुसुम प्रस्तारारूपिता अनेक पादपाः। अच्छ, देखिए अच्छ शब्द, ये स्वच्छ, सलीकापना जिसे कहते हैं। देखिए अच्छ से ही स्वच्छ शब्द बना है। अब स्वच्छ का तो मतलब क्लीनलीनेस हो गया, सफाई हो गई, लेकिन अच्छ को यहां पर हम एक सलीका कहते हैं। अच्छ रीति अर्थात सुंदर तरीके से। कुसुम प्रस्तारारोपिताः अनेक पादपाः, किस प्रकार सुंदर तरीके से फूलों का विस्तार जो है, या फूलों के जो पौधे हैं वे लगाए गए हैं। ये एक सुंदर है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कहीं उबड़ खाबड़ तरीके से पंक्तिबद्ध वहां पर गमले रखे होंगे या प्लांट होंगे पुष्पों के, तो उसको देखने से एक सौंदर्य का बोध होता है। निरंतर पादपतल निर्मिता युवती जघन प्रमाणा पट्टदोला। अब ये थोड़ा सा इसको फिर इसमें श्रृंगारिक एक पक्ष दे दिया गया है कि निरंतर पादपतल निर्मिता, कि ये जो पेड़ों के जो नीचे जो है निर्मित किए गए हैं, युवती जघन प्रमाणा पट्टदोला। पट्टदोला यहां पर है, हम जिसको कहते हैं जो झूले होते हैं उनको ले लें। दोला से ही आपको डोला, डोला से ही झूला, ये शब्द आया है। तो ये जो झूला है वो पेड़ों के नीचे लटके पड़े हैं, लेकिन कैसे झूले हैं? तो युवती जघन प्रमाणा। अब ये शब्द क्या हुआ? युवती जघन, जघन यानी जांघ, थाई जिसके कहते हैं, उनके बराबर। हम इसका सामान्य अर्थ लें कि उस झूले में युवतियां जिस झूले में बैठ करके झूला झूलने का आनंद ले, उसके साइज का यह झूला जो यहां पर है पेड़ों में लटका हुआ है। अब मित्रों देखें, अगर इसके आधार पर हम अनुमान करें तो निस्संदेह जो है यह मार्च अप्रैल का ही टाइम होगा। क्यों? क्योंकि अब तो वृक्ष के पेड़ों के नीचे बैठी हुई है वसंत सेना। इससे पूर्व हमने देखा कि हाथ में पंखे थे, गर्मी का सीजन है। यहां हम देख रहे हैं कि झूले हैं। सामान्यतया जो झूला भी है इसी मौसम आदि में झूले झूले जाते हैं। यद्यपि सावन में झूला है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो ऑल द टाइम ये झूले आदि की व्यवस्था है युवतियों के झूलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम इसे ये कहें कि ये प्रणय भाव से युक्त एक प्रकार का यह उद्यान है। और क्या है देखें, सुवर्ण यूथिका शेफालिका मालती मल्लिका नवमल्लिका कुर्बक अतिमुक्तक प्रभृति कुसुमई है। अब इतने सारे देखिए नाम पढ़ें। सुवर्ण यूथिका जिसको हम जूही कहते हैं, शेफालिका, शेफालिका फूल, शायद ये हर सिंगार जो है उनको शेफालिका पुष्प कहते हैं। मालती, मालती पुष्प, मल्लिका, नवमल्लिका, चंपा जिसे कहते हैं, कुर्बक, अतिमुक्तक, मोगरा,
इन सारे पुष्पों के जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, स्वयं निपतितैः यत् सत्यम लघु करोतीव नंदन वनमस्य सश्रीकता, कि अपने आप जो गिरे हुए ये सारे पुष्प हैं उन वृक्षों से स्वयं निपतितैः, ऐसे पुष्पों के द्वारा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं हे चेटी, ये सत्य है कि नंदन वन की शोभा को भी यह लघु अर्थात अत्यंत हीन कर रहा है, अत्यंत छोटा बना रहा है। दूसरे शब्दों में वसंत सेना का यह गार्डन इन विविध प्रकार के पुष्पों से, पुष्प के पौधों से इतना सुंदर प्रतीत होता है मानो उनके सामने नंदनवन भी छोटा है, नंदनवन की शोभा भी जो है वो गौण ही है। अर्थात एक बार फिर से उस सौंदर्य का वर्णन किया गया। और मित्रों, हमने बार बार इशारा किया है आप लोगों को कि जिस काल का यह नाटक है उस काल की जीवन शैली को भी हम भली भांति समझें कि किस प्रकार लोगों की परिकल्पना थी, लोगों की ख्वाहिशें किस प्रकार की होती होगी। हम लोग भी अपने छोटे से ही घर क्यों ना हो उस घर को सजाते हैं आज के अनुरूप, ताकि देखने में, सुनने में एक अच्छा सा माहौल बना रहे। हम अपने गार्डन में प्लांट लगाते हैं, पेड़ पौधे आदि लगाते हैं उसी भाव से युक्त होकर के। और प्राचीन कालीन समाज में जिस प्रकार पार्क, उद्यान आदि की व्यवस्था को दिखाया जा रहा है, निसंदेह उस काल के लोगों की भी जो रहन सहन है वह कहीं भी आज के लोगों से बढ़िया ही प्रतीत होता है। अस्तु, दूसरी ओर देखते हुए इतश्च, उसी गार्डन में अब दूसरी ओर क्या देख रहा है, इतश्च उदयत सूर्य समग्र प्रभैः कमल रक्तोत्पलैः संध्यायते इव दीर्घिका। ये जो दीर्घिका है जिसे हम बावड़ी कहते हैं, बावली गांव घर की भाषा में कहें, छोटे छोटे तालाब, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि उदयत सूर्य समप्रभैः, उगते हुए सूर्य के समान किरणों वाले कमल रक्तोत्पलैः, कमल के जो कह रहे हैं कि लाल और कमल और लाल कमलों से मानो ये जो बावड़ी है ये संध्या की तरह प्रतीत हो रही है। अब क्या संध्या का मतलब क्या हुआ? दो अर्थ यहां पर लेंगे। एक अर्थ तो ये लेंगे क्योंकि जब उदय करते हुए सूर्य की बातें दी गई तो हम कहेंगे इतना फ्रेश शाइनिंग उस खिले हुए कमल के पुष्पों में है, और इतने कमल के पुष्प हैं कि लाल रंग के कमल के पुष्प हैं, तो मानो संध्या कालीन लालिमा होने के कारण उस बावड़ी में मानो अंधेरा जैसा छाया हुआ है। इस प्रकार की उपमा की बातें की जा रही है। सामान्य अर्थ है कि ये देखो, ये छोटे छोटे जो ताल तलैये हैं इसमें कितने सुंदर खिले हुए और कितने अधिक खिले हुए कमल के पुष्प हैं। अपिच एषो शोक वृक्षो नव निर्गम कुसुम पल्लवो भाति। एषः अशोक वृक्ष। मित्रों, हमारे यहां अशोक वृक्षों की अत्यंत प्रधानता रही है। और एक चीज और बता दूं, आज हम जिसे अशोक के वृक्ष के रूप में जानते हैं, वास्तविक रूप में वह अशोक का वृक्ष नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो लंबे लंबे ग्रीन पेड़ वाले जो हमारे यहाँ गार्डन में सब जगह पूरे शहर में जो होते हैं, वो वास्तविक अशोक वह नहीं है। अस्तु, कभी इस विषय पर, वनस्पति के ऊपर में कभी चर्चा होगी तो उस अशोक के वृक्ष का भी हम लोग अभिज्ञान करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है नव निर्गम कुसुम पल्लव, जिनमें नए नए निकले हुए कुसुम और पल्लव हैं। एक तो ये अर्थ होगा, कुसुम यानी पुष्प, लेकिन हम समझ रहे हैं इसका अर्थ यहां पर कि नए नए निकले हुए किसलय दल से युक्त यह जो अशोक का वृक्ष है यह सुशोभित तो हो रहा है। अर्थात उस गार्डन में, उस उद्यान में अशोक वृक्ष अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। और सुभट इव समर मध्य घन लोहित पंक चर्चिका। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं वास्तविक रूप में कि जिस अशोक वृक्ष की चर्चा, जिस अशोक वृक्ष को यहां इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वह अशोक वृक्ष जो आज हमारी आंखों के सामने है वह नहीं है, यह कोई और ही वृक्ष है। क्यों? क्योंकि देखिए आगे कवि क्या वर्णन करता है, समर मध्य अर्थात युद्ध के मध्य में जिस प्रकार घन लोहित पंक चर्चित, अत्यंत सघन रक्त के कीचड़ से सना हुआ
कोई योद्धा सुशोभित होता है, उसी प्रकार यह अशोक का वृक्ष नए नए निकले हुए किसलयों से सुशोभित हो रहा है। अब यहां पर नए नए जो किसलय है वह आवश्यक रूप में लाल रंग का होगा। यदि वह लाल रंग का नहीं होगा तो घन लोहित पंक चर्चित जो एक विशेषण यहां पर प्रयोग किया गया है सुभट के लिए, वह उस अशोक वृक्ष के साथ नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में अशोक वृक्ष के ऊपर लाल लाल नए नए पुष्पों से युक्त, नए नए किसलयों से युक्त जो है वो पत्ते निकले हुए हैं, पुष्प निकले हुए हैं। अस्तु, अशोक वृक्ष का वर्णन हो गया और उस गार्डन का वर्णन हो गया। अब विदूषक पूछता है, भवतु तत्कुत्र युष्माकम आर्या, भाई जरा बताओ कि तुम्हारी अब आर्या कहां बैठी हुई है? बहुत देर से मैं ये पूरे इसी जगह में भटक रहा हूं। चीटी कहती है, आर्य अवनमय दृष्टिम पश्य आर्याम। अरे सर, आप तो सिर ऊपर उठा करके देख रहे हो पेड़ पौधे फूल पत्तियां, जरा अपने माथे को तो नीचे करो, अवनमय नीचे की ओर झुकाओ अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को, अपनी नजरों को जरा नीचे की ओर तो करो और देखो आर्या बैठी है तुम्हारे सामने। अर्थात जहां विदूषक खड़ा है उसी के सामने थोड़ी आगे आर्या एक पेड़ के नीचे, वसंत सेना एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। विदूषक दृष्ट्वा उपसृत्य स्वस्ति भवत्यै, विदूषक पास जाता है और स्वस्ति भवत्यै कहता है। यह भी एक प्रयोग हमें देखना है कि इस प्रयोग की क्या विशेषता है। प्रणाम क्यों नहीं कहा, नमस्करोमि क्यों नहीं कहा, प्रणमामि क्यों नहीं कहा, सादरम अभिवादये क्यों नहीं कहा? इसके पीछे पुनः उस जगह की जो वर्ण व्यवस्था है कि चूंकि विदूषक ब्राह्मण है और यह कि अपने से निम्न वर्ग को प्रणाम नहीं करता, इसलिए यहां पर उनके लिए जो संवाद है वह है स्वस्ति भवत्यै, अर्थात हे नारी, हे वसंत सेना, आपका कल्याण हो। दूसरे शब्दों में जिस वर्ण से विदूषक बिलोंग करता है वो वर्ण सदैव आशीर्वाद देता है, दूसरे के लोगों की अच्छाई की कामना करता है। इसीलिए नाटककार ने यहां यह संवाद दिया इनको, स्वस्ति भवत्यै। इसके बाद जब ये हुआ, वसंत सेना अब बोलती है, एक बार फिर एक नया इशू, संस्कृतमाश्रित्य वसंत सेना संस्कृत बोलती है। एक खास करके विचारधारा, एक वेस्टर्न विचारधारा, एक वाम विचारधारा ने सदैव हमारे समाज के ऊपर में यह आरोपण किया है कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती थी। मित्रों, मैंने अपने कई व्याख्यान में इसके ऊपर में प्रकाश डाला है कि स्त्रियां संस्कृत बोलती थी। यह एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमें गलत पढ़ाया जाता रहा है। एक गलत विचारधारा के अंतर्गत संस्कृत भाषा की अवमानना, संस्कृत भाषा की इयत्ता को सीमित करना, संस्कृत भाषा की ईदृकता को संकुचित करने मात्र के लिए इस प्रकार के वाद, इस प्रकार के विवाद, इस प्रकार के संवाद और इस प्रकार के प्रतिवाद किए गए। अन्यथा हमारे सामने जो इतिहास के प्रधानतम स्रोतों में से एक स्रोत साहित्य होता है वह आपके सामने उपस्थित है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है संस्कृतमाश्रित्य, अर्थात संस्कृत का आश्रय लेकर के वसंत सेना अब विदूषक से बोलेगी। और ध्यान रखेंगे ये वो विदूषक है जो खुद संस्कृत नहीं बोलता, यह आपको प्राकृत बोलता है और उस विदूषक से वसंत सेना संस्कृत में बात कर रही है। आपको याद होगा कि चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रियंवदा संस्कृत बोलती है। और तो और छोड़ दीजिए मित्रों, केवल इस इतने मात्र पर विमर्श करें कि पुरुष संस्कृत बोल रहा है, स्त्रियां उनका रिप्लाई प्राकृत में दे रही है। अगर स्त्रियां संस्कृत नहीं जानती तो पुरुष के द्वारा बोली जाने वाली शब्दावलियों के अर्थों को, बोले जाने वाले वाक्यों के अर्थों को वो स्त्री कैसे ग्रहण करेगी और कैसे उत्तर देगी? यह तो ठीक उसी प्रकार का हुआ कि कोई हमारे सामने स्पेनिश और फ्रेंच बोले, मैं उनको क्या रिप्लाई दूंगा? हम आप क्या रिप्लाई देंगे? अगर भाषा जानते हैं तो हम रिप्लाई देंगे इंग्लिश में या हिंदी में या संस्कृत में। अगर भाषा नहीं जानते, भाषा की समझ नहीं है, तो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस करे पगुराई। लेकिन पूरे के पूरे साहित्यिक परंपरा में स्त्रियां संस्कृत में किए जाने वाले संवादों में इक्वली पार्टिसिपेट करती है और यही रीजन है कि स्त्रियां प्राचीन काल में बोलती थी संस्कृत। वसंत सेना कहती है, आर्य अये मैत्रेय, अरे भाई मैत्रेय विदूषक आप यहां पर? उत्थाय
वसंत सेना उठती है, स्वागतम, स्वागत करती है। इदमासनम, यह आसन है, अत्र उपविश्यताम, सर ये चेयर है, ये कुर्सी है, आप प्लीज आप इस पर बैठें। एक बेसिक जो शिष्टाचार है वो वसंत सेना एक्सटेंड करती है विदूषक के लिए। विदूषक भी कहता है उपविशतु भवति, आप भी बैठे, और दोनों बैठ जाते हैं। वसंत सेना प्रश्न करती हैं कि अपि कुशलम सार्थवाह पुत्रस्य, कि सार्थवाह के पुत्र अर्थात व्यापारी के पुत्र अर्थात चारुदत्त कुशल तो हैं? विदूषक कहता है भवती, हे आप वसंत सेना जी, हां जो चारुदत्त हैं वे कुशल हैं। वसंत सेना फिर कहती आर्य मैत्रेय अपि इदानीम, हे आर्य मैत्रेय, हे विदूषक, क्या अब भी गुण प्रवालम विनय प्रशाखम विश्रंभ मूलम महनीय पुष्पम तम साधु वृक्षम स्वगुणैः फलाढ्यम सुहृद विहंगाः सुखमाश्रयन्ति। एक प्रकार से यह प्रश्न है, अपि इदानीम, क्या अभी भी गुण प्रवालम अर्थात गुण रूपी किसलय वाले, विनय प्रशाखम, देखिए इसको ऐसे अर्थ लेंगे कि गुण ही जिनका किसलय हो, विनय यानी विनम्रता ही जिनकी शाखा तना ब्रांचेज हो, विश्रंभ मूलम, विश्रंभ यानी विश्वास ही जिनकी जड़ हो, महनीय पुष्पम, महत्ता, महानता आम भाषा में जिसे कहते हैं, महत्ता ही जिनका पुष्प हो, अपने गुणों जो कह रहे फल रूप फलाढ्यम सुहृद विहंगाः सुखमाश्रयन्ति, अर्थात उस साधु उस सज्जन रूपी वृक्ष के ऊपर अपने गुणों से और फलों से युक्त उस सुंदर वृक्ष के ऊपर क्या अभी भी सुहृद विहंगाः यानी मित्र रूपी पक्षीगण सुखमाश्रयन्ति, सुख प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए इसको दो प्रकार से ले लेते हैं, जहां गुण हो, जहां विनम्र हो, विनम्रता हो, जहां विश्वास हो, जहां महत्ता हो, जहां साधु भाव हो, वहीं पर मैत्री होती है, वहीं पर मित्रता कायम होती है। देखिए अवांतर रूप में अर्थ लीजिए, अभी मैं उस पद्य के, बड़ा ही सुंदर पद्य है, लेकिन समझिए पहले कि जहां पर गुण हो, जहां विनम्रता होती है, जहां विश्वास होता है, जहां उदारता, महत्ता, महनीयता होती है और जहां साधु भाव होता है, वहीं पर मित्र जो है सुखपूर्वक आश्रय ग्रहण करते हैं, मित्र लोग सुखपूर्वक रहते हैं। यह एक आम कथन हुआ। उसी को दूसरे ढंग में लीजिए कि जहां किसलय हो, जहां जिसमें किसलय जिनके मजबूत हो, जिनमें शाखाएं हो, जिनके जड़ मजबूत हो, जिनमें पुष्प हो, जिनमें फल हो, उसी पे चिड़ियागण सुखपूर्वक आश्रय से रहते हैं। तो ये दो भाव, दो आधार से अर्थ निकले। अब इनको हम एक रूप में समेकित करते हैं चारुदत्त के ऊपर कि ऐसे गुणों से युक्त क्या चारुदत्त के जो मित्र आदि हैं आज भी सुख से हैं। अब इनके दो अर्थ हो गए। एक अर्थ तो डायरेक्ट ये हो गया कि हे मैत्रेय, क्या आप चारुदत्त के साथ सुखपूर्वक तो हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना। और एक इनडायरेक्ट बनेगा कि क्या चारुदत्त के जो अन्य मित्र हैं वे अन्य मित्र तो सुखपूर्वक हैं, कुशल हैं। बड़ा सुंदर ये जो पद्य है नाटककार ने सृजित किया है। विदूषक अपने मन ही मन कहता है सुष्ठुपलक्षितम दुष्ट विलासिन्या। अब ये देखिए विदूषक के मैंने कहा कि बड़ा ही इरिटेटेड टाइप का ये प्राणी है। दुष्ट विलासिन्या यानी दुष्ट जो वेश्या है, बड़ी अच्छी तरह से इसने उलाहना दिया है, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने बातों को पूछ लिया है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी का मजाक इसने उड़ा दिया है। देखिए चारुदत्त के मन की भावना और वासवदत्ता के मन की भावना को विदूषक नहीं जानता। चारुदत्त से पूरी तरह से वसंत सेना विमोहित है, तो इस भाव को नहीं जानता, विदूषक मान लेते अभी। तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि ये जो वसंत सेना है ना, मेरे मित्र चारुदत्त के ऊपर में डोरे डाल रही है और इसलिए ये इसी बहाने ये वाक्य का प्रयोग कर रही है। विदूषक कहता है हाँ अथा किम, बड़ी अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। वसंत सेना पूछती है मैत्रेय से, अरे किमागमन प्रयोजनम, भाई आप क्यों आए हैं आज यहां हमारे पास, क्या कोई विशेष प्रयोजन है क्या? विदूषक कहता है शृणोतु भवती तत्र भवांस चारुदत्तः
शीर्षे अंजलिम कृत्वा भवतीम विज्ञापयति। अर्थात जो चारुदत्त है, आदरणीय चारुदत्त, वे अपने शीर्षे, माथे के ऊपर में अंजलि अर्थात करबद्ध प्रणाम करते हुए आपको यह सूचित कर रहे हैं। वसंत सेना उनके उस बात को, एक शिष्टाचार है कि अगर कोई संदेश है तो हाथ जोड़ करके सुनना। हाथ जोड़ती है वसंत सेना और पूछती है कि माज्ञापयति, क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या ऐसी सूचना है जो मेरे पास उन्होंने यह भेजा है। विदूषक कहता है मया तत्सुवर्ण भांडम, जो आपने वो सोने का पात्र दिया था, आभूषण का पात्र दिया था, विश्रम्भात आत्मीयमित कृत्वा द्यूते हारितम। कि विदूषक कहता है कि चारुदत्त ने आपके लिए संदेश भेजा है कि वो जो सोने का आभूषण का जो पात्र था, विश्वास पूर्वक अपना समझ करके मुझे चारुदत्त ने उसे जुए में हार दिया। अर्थात चारुदत्त जुए में वह जो आपने जो आभूषण दिया था वह हार गया है। और दूसरी ओर जो सच सभिकः राजवार्ता हारि न ज्ञायते कुत्र गतः, और जो वो द्यूत प्रधान है, जो जुआ खेलने का जो सरदार है, जो कि राजा के पास संदेश भिजवाने वाला है, पता नहीं वो भी कहां चला गया है। अर्थात किसी और रीजन से अगर उनसे मैं वापस करवा लूं आभूषण को, तो वो आभूषण मैं उनसे कैसे वापस करवाऊं, क्योंकि वो जो जुआ खेलने वाला है वो भी कहीं गायब हो गया है। चेटी कहती है आर्या धिष्ट्या वर्धसे आर्यो द्यूत कर समृद्ध। ये मजाक करती है चेटी वसंत सेना से, भाई सौभाग्य से आर्य फल फूल रहे हैं, चलो आज से जो आर्य चारुदत्त थे वो भी जुआरी हो गया। वसंत सेना मन ही मन कहती है कथम चौरेन अपहृतमपि शौंडीरतया द्यूते हारितमिति बहनति। अरे वाह, कैसे ये कहता है कि वो जो चौरेन अपहृतमपि, यानी देखिए वसंत सेना सारी बातें जानती है कि उस आभूषण को चोर ने चुरा लिया है, लेकिन एक उस कारण से कि ये कहते हुए कि मैं रक्षा नहीं कर पाया, चोर ने चुरा लिया, उसको भी किस अन्य प्रकार से यह संदेश भिजवा रहे हैं कि मैं जुए में हार गया। अतएव काम्यते, यही कारण है कि मैं चारुदत्त को पसंद करती हूं। चारुदत्त के इन्हीं गुणों के कारण मैं वसंत सेना उन पर आकृष्ट हूं। विदूषक कहता है ततस्य कारणात् गृह्णातु भवती माम रत्नावली। अब चूंकि वो वसंत सेना का जो आभूषण है, चारुदत्त तो हार गए जुआ में। देखिए झूठा बहाना है चारुदत्त का जो विदूषक के माध्यम से भिजवाया है। सारे वृत्तांत को वसंत सेना पहले से ही जानती है, उसी आधार पर शर्विलक के साथ मदनिका जाती है, मदनिका का विमोचन होता है, लेकिन विदूषक इन सारे वृत्तांतों को नहीं जानता। और विदूषक कहता है कि यही कारण है कि आप ये रत्नावली ग्रहण करें। ये रत्नावली आपके लिए उन्होंने उस सुवर्ण आभूषण के बदले में चारुदत्त ने आपके लिए भिजवाया है। वसंत सेना कहती है मन ही मन किम दर्शयामि तम अलंकारम, क्या मैं उस अलंकार को, उस आभूषण को दिखा दूं, यानी जो मेरे पास शर्विलक पहले ही दे के चला गया है वो, तो मैं इनको दिखा दूं। फिर रोकती है अपने को, नहीं नहीं नहीं, न तावत, अभी नहीं। विदूषक फिर कहता है कि किम तावन न गृह्णाति भवती माम रत्नावलीम, अरे तो क्या आप ये रत्नावली नहीं ले रही हैं, आप इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। वसंत सेना हंस करके कहती है और अपने सखी जो चेटी है उसकी ओर, उसके मुंह की ओर देखते हुए कहती है मैत्रेय कथम न ग्रहीष्यामि रत्नावली, अरे मैं रत्नावली कैसे नहीं लूंगी। इस तरह से उनके हाथ से लेकर के वो अपने बगल में रख लेती है और मन ही मन कहती है। लेकिन मैं यहां पर एक पुनः टिप्पणी करूंगा मित्रों कि आखिर कथम न ग्रहीष्यामि रत्नावली में व्यंग्य क्या है। वसंत सेना गुण निर्जिता दासी बन चुकी है चारुदत्त की। चारुदत्त के प्रणय में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी है वसंत सेना, तन मन धन से वो चारुदत्त की हो गई है। और ऐसे में जो रत्नावली है वो रत्नावली कुछ और नहीं बल्कि वधू को दिया जाने वाला आभूषण होता है। आज के संदर्भ में जिसे हम मंगल सूत्र कहते हैं। तो अगर चारुदत्त ने इस मंगल सूत्र को मेरे लिए भिजवाया है
तो मैं इसे कैसे न ग्रहण करूंगा। दूसरे शब्दों में एक संकेत है, यहां पर एक प्रतीक रूप में है रत्नावली, और इसका हम निहितार्थ यह ग्रहण करते हैं कि मानो चारुदत्त ने वसंत सेना को वधू रूप में स्वीकार कर लिया है और वसंत सेना ने चारुदत्त को वर रूप में स्वीकार कर लिया है। यही इसका संकेत है, और कथम न ग्रहिष्यामि रत्नावलीम का व्यंग्य भी यही है। अब उसी के बारे में चर्चा कर रही है वसंत सेना, मन ही मन एक कॉम्प्लीमेंट कर रही है। कथम हीन कुसुमादपि सहकार पादपात मकरंद बिंदव निपतंती। कैसे बिना फूल वाले आम के पेड़ से पुष्प रस चू रहा है। पुष्प रस के जो ड्रॉप्स हैं, जो हनी है, जो बिंदु हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। अर्थात वो चारुदत्त जिनके पास अब कुछ नहीं रह गया है, एक ऐसा सहकार का वृक्ष है जिसके ऊपर में अब मंजरियां नहीं आती, लेकिन फिर भी मानो अंतःकरण से पुष्प रस स्रवित हो ही रहे हैं। अर्थात यह चारुदत्त की महनीयता है, विनम्रता है, उनके गुणों का यह महत्व है। ये तो मन ही मन बोल रही है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फिर विदूषक से कहती है आर्य विज्ञापय तम द्यूत करम मम वचने न आर्य चारुदत्तम। ठीक है मित्र मैत्रेय, आप जाकर के कह दें अपने मित्र चारुदत्त को कि मेरी बातें जाकर के आप चारुदत्त से सुना दें कि अहमपि प्रदोषे आर्यम प्रेक्षुतुम आगच्छामि, कि मैं भी संध्या काल में आर्य को देखने के लिए आऊंगी। ये आप यानी चारुदत्त आपसे मैं मिलने आऊंगी, ये मैसेज आप मेरी तरफ से जाकर के वसंत सेना कहती है कि चारुदत्त को दे दीजिएगा। विदूषक अपने मन में कहता है कि मन्यत तत्र गत्वा ग्रहिष्यति। अरे वहां जाकर के अब तुमको क्या मिलेगा। मतलब विदूषक उस भाव को नहीं जानता, इसलिए मजाक में कहता है अरे हो वहां जाकर के अब तुमको क्या मिलेगा। अब चारुदत्त के पास बचा ही क्या रह गया कि तुमको मिलेगा। जो था वो तो रत्नावली तुम्हारे पास उसने भेज ही दिया। प्रकाशम भवति भनामि। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। निवर्तताम अस्मात् गणिका प्रसंगात। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातें आपके साथ हो रही थी, अब प्लीज आप मुझे छुटकारा दें और मुझे जाने का आदेश दें। वसंत सेना कहती है चीटी को कि गृहान एतम अलंकारम, ये अलंकार रखो, और चारुदत्तम अभिरंतुम गच्छामः, मैं भी चारुदत्त से अब रमण करने के लिए चलती हूं। चेटी आर्ये पश्य पश्य उन्नमति अकाल दुर्दिनम। अरे देखो भाई, ये तो बड़ा ही दुर्दिन का समय आ गया है। ये मौसम ऐसा आ गया है कि जिसमें हम अब उनसे मिल नहीं सकते। मित्रों, यहीं पर अवसान हो रहा है इस चतुर्थ अंक का कि उदयंतु नाम मेघा भवतु निशा वर्षम अविरतम पततु गणयामि नैव सर्वम दयिताभिमुखेन हृदयेन। मतलब चाहे अब क्या हो कि अब मेघ बरसने लगे, रात आ जाए, घनघोर बारिशों हो, लेकिन मेरा जो ये हृदय है अब किसी भी हालत में अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं चारुदत्त से मिलने जाऊंगी ही। चेटी हारम गृहीत्वा शीघ्रम आगच्छ। चेटी हार लेकर के आती है। इति निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार से यह चतुर्थ अंक समाप्त होता है। हम यहां पर एक दृश्य देखते हैं जिसमें कि संदेश भेजा जाता है वसंत सेना के द्वारा कि यह चारुदत्त से मिलने जाने वाली है, और इसी की पृष्ठभूमि में छठे अंक का निर्माण होगा जिसे हम प्रवहन विपर्यय कहते हैं। मित्रों, हम इसके बाद पुनः मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे आपके लिए और शुरू करेंगे पंचम अंक, और उनके भी इस विभिन्न अविधा लक्षणा व्यंजना को समझते हुए उस समाज को, उस चरित्र को, उस घटना को और उस कथानक को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।